फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो एक बात बताओ, कभी कोई प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद ऐसा लगा है कि जितनी मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर मेहनत की थी उतने पैसे तो मिले ही नहीं? या कभी मिड प्रोजेक्ट में ऐसा लगा हो कि इस प्रोजेक्ट को यस कहना मेरी सबसे बड़ी गलती थी? अगर आप भी इससे रिलेट कर पा रहे हो तो वेलकम टू द क्लब। आज हम फ्रीलांसिंग की उन कुछ कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर बात करेंगे जो कि शुरुआत में तो छोटी लगती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये टॉक्सिक क्लाइंट्स का रास्ता आसान कर देती हैं। क्विक कॉन्टेक्स्ट, मैं पिछले 5 साल से क्रिएटिव इंडस्ट्री में फ्रीलांसिंग कर रहा हूं, तो इसलिए जितनी बातें मैं शेयर करूंगा वो थ्योरेटिकल नहीं है बल्कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। मैंने किसी बिजनेस स्कूल से ये सब नहीं सीखा, मैंने भी गलतियां करके ही सीखा है, इसीलिए आज मैं ये नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाउंड्रीज सेट किए बगैर ही काम को शुरू कर देना, ना क्लियर स्कोप, ना डिलीवरेबल्स और ना ही रिवीजन्स की लिमिट सेट करना। शुरुआत में क्लाइंट भी अच्छा लग रहा होता है और जितनी वो बातें करता है सारी हमें अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन बाद में कंफ्यूजन आ जाती है। ऐसा करने से होगा क्या कि क्लाइंट बोलेगा मुझे ये भी करके दो, वो भी करके दो, और जब आप उसे बोलोगे कि ये तो इंक्लूडेड ही नहीं है तो वो आगे से बोलेगा ये तो मुझे लगा कि ये भी इंक्लूडेड है, तो आप यहाँ पे आकर फंस जाओगे। और मोस्टली बिगिनर्स ऐसा ही करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने शुरुआत में कुछ डिफाइन ही नहीं किया होगा कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। काम स्टार्ट करने से पहले उसका स्कोप डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती है। आपको पता है कि जो क्लाइंट रिव्यू के लिए बोल रहा है वो आउट ऑफ स्कोप जा रही है, लेकिन आप फिर भी उसे करते हो इस डर से कि क्लाइंट कहीं भाग ना जाए, या फिर इसलिए कि आप क्लाइंट से आर्ग्यू ही नहीं करना चाहते कि वो बैड रिव्यू देकर चला जाएगा। लेकिन ऐसा करने से आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और उसके वो आपको एक्स्ट्रा पे भी नहीं करेगा, और ऐसा लगातार करने से क्लाइंट को इस चीज की आदत हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप स्टार्ट से ही बाउंड्रीज मेंटेन करना शुरू कर दो। बाउंड्रीज भले ही शुरू में अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर यही आपको फायदा देगी। ये रियलाइजेशन अक्सर प्रोजेक्ट के बीच में आती है, जब आपका काम बढ़ता जाता है, घंटों का काम दिनों तक पहुंच जाता है, लेकिन आपके पैसे वो कम होते जाते हैं और अचानक प्राइस का कोई सेंस ही नहीं बन रहा होता। इसका मतलब हमेशा ये नहीं कि आप कम चार्ज कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने प्रोजेक्ट के स्कोप को अंडर एस्टिमेट किया है। बिगिनर फ्रीलांसर्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपनी सर्विस को आउटपुट के लिहाज से प्राइस करते हैं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि अपने टाइम, एफर्ट्स और कॉम्प्लेक्सिटीज को देखते हुए आप अपनी सर्विस को प्राइस करो, क्योंकि आफ्टर ऑल काम आपको करना है और आउटपुट उसी प्रोसेस के बीच में से निकलेगा। अगर आप प्रोसेस के लिए चार्ज करोगे तो आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और आपको बर्डन भी फील नहीं होगा। अगर आप भी क्लाइंट को प्राइस बताने के बाद नर्वस हो जाते हो, उसे एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हो और फिर अपोलोजाइज करते हो, या फिर अपनी प्राइस बताने के बजाय उसका बजट पूछने लग जाते हो कि व्हाट इज योर बजट, क्लाइंट इन सारी चीजों को समझता है। वो एक टाइम के ऊपर मल्टीपल लोगों से बात कर रहा होता है और उसे इस चीज का आइडिया होता है कि ये बंदा नया है और इसे किस तरह से अपने बजट के अंदर लाना है, और क्लाइंट को वो अनसर्टेनिटी फौरन से फील हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ही ज्यादा हाई चार्ज करें, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप चार्ज कर रहे हैं उसके ऊपर आप कॉन्फिडेंट रहें कि मैं जो चार्ज कर रहा हूँ मेरी सर्विस की यही प्राइसिंग है। अगर आप खुद अपनी प्राइस की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो क्लाइंट तो भूल ही जाओ। ये गलती मैंने बहुत ज्यादा की है, लेट रिप्लाईज करना, चीजों को अज्यूम कर लेना और रेगुलर अपडेट्स ना देना। इसकी वजह से क्लाइंट जो है वो फील करता है दैट आई एम घोस्टेड पे, या फिर ये मेरा काम कर भी रहा है या नहीं, और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपका काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक उसके अंदर कम्युनिकेशन गैप्स रहेंगे तो क्लाइंट जो है आपके साथ काम करते हुए इनसिक्योर फील करेगा। अगर आप डेडलाइन मिस कर देते हो तो क्लाइंट को बताओ कि मैं इस वजह से डेडलाइन मीट नहीं कर सका। अगर आप उसे रेगुलर अपडेट कर दोगे कि अभी काम यहाँ तक पहुंचा है, तो वो इनसिक्योर फील नहीं करेगा, क्योंकि क्लाइंट सिर्फ आपको आउटपुट के लिए पे नहीं कर रहा होता। मोस्टली क्लाइंट्स जो हैं वो अपनी रिलायबिलिटी के लिए आपको पे कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपको ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने के लिए कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। इसीलिए आपको ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने के लिए कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। शुरू में हम क्या करते हैं, मोस्टली हम यस मैन बन जाते हैं। इम्पॉसिबल डेडलाइंस, यस। ऐसा काम जो कभी नहीं किया, यस। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, यस, क्योंकि हमें लगता है अगर हम नो बोल देंगे तो मौका हाथ से निकल जाएगा। ओवर प्रोमिसिंग से क्या होता है कि आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है, और जब आप उसे डिलीवर नहीं कर पाते और ये आपका इमेज क्लाइंट के सामने डाउन कर देता है। आपको क्लाइंट्स के साथ ऑनेस्ट रहना सीखना होगा। ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, और यही एक रीजन है कि वो ज्यादा सक्सेसफुल इस फील्ड अपने करियर को लेकर नहीं हो पाते। लोगों को लगता है कि अगर मेरा काम अच्छा होगा तो क्लाइंट्स तो अपने आप आएंगे। ये ठीक भी है, लेकिन अगर लोगों को पता ही नहीं है कि आप एग्जिस्ट भी करते हैं तो वो आप तक पहुंचेंगे कैसे? उन्हें कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए जहां से वो आप तक आपको रीच करें। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है,
बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया कंटेंट बनाओ, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर आओ और जितना हो सकते हो विजिबल रहो। मार्केटिंग कभी भी स्टॉप ना करो। विजिबिलिटी और स्किल दोनों के अंदर बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारी एंड में से कोई एक मिस्टेक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बुरे फ्रीलांसर हैं। इसका मतलब ये है कि आप अभी अर्ली स्टेज के अंदर हैं और अभी सीख रहे हैं। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि ताकि आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सको। ये सारी की सारी मिस्टेक्स एक साथ तो फिक्स नहीं होंगी, लेकिन पैटर्न्स को नोटिस करो और उस एक से स्टार्ट करो जो आपको सबसे ज्यादा महंगी पड़ रही है।